नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की बुक राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति को। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर आपका काफ़ी अच्छा प्यार रहा, काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, तो उसी की वजह से मैं दूसरा ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि है अपना राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास राजस्थान बोर्ड की बुक कक्षा 10 का ये वीडियो है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने बप्पा रावल और गोहिल के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला गोहिल आता है और उसके बाद बप्पा रावल आते हैं। तो यहाँ तक हमने दो शासकों के बारे में पढ़ा था। यहाँ तक हमारे दोस्तों 4 क्लासें हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहली क्लास के अंदर राजस्थान के प्रारंभिक इतिहास के बारे में देखा, और उसके बाद में दोस्तों हमने राजस्थान की जो जितनी भी सभ्यताएं थी उनके बारे में देखा। फिर दोस्तों तीसरी क्लास के अंदर हमने देखा था राजस्थान के जितने भी जनपद हुए उनके बारे में, और चौथी क्लास थी दोस्तों हमारी राजस्थान के मेवाड़ वंश के बारे में, जिसके अंदर हमने सबसे पहले गोहिल को देखा और गोहिल के बाद में हमने बप्पा रावल के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे अगले शासक जयद्रथ सिंह के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और मैं फिर से बता दूं आपको कि ये जो वीडियो है हमारी रीड को लेकर, या रीड को जो है मेन फोकस बनाकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। हालांकि ये जो वीडियो है ये आपके आगे में आने वाली सेकंड ग्रेड के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, और साथ ही आपकी जो सीईटी है उसके अंदर, पटवार के अंदर, वीडियो के अंदर और आरएएस के अंदर, यानी कि लगभग जितने भी एग्जाम आपके जिनमें राजस्थान लगता है उन सब के लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और यहाँ से जो है लाइन टू लाइन प्रश्न बनते हैं, तो ये पुस्तक आपको विशेष तौर से देखनी चाहिए। दोस्तों, ये जो बुक है ये अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो प्रकाशित करता है और अपने स्कूलों के अंदर लगती हैं, और रीट का जो एग्जाम करवाने वाली संस्था है वो भी अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही है। तो सीधी सीधी बात है कि इन्हीं पुस्तकों को आधार बनाकर या इन्हीं बुक को आधार बनाकर जो है यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। और पिछली रीट में भी जो यही हुआ है कि छठी, सातवीं, आठवीं और नवीं, 10वीं की जो बुकों को है मध्य आधार बनाकर या उनको जो है विशेष फोकस करके पेपर को बनाया गया था। तो यहाँ से पूरे प्रश्न आने की संभावना है। तो इस बुक को आपको लास्ट तक देखना चाहिए, और टू द पॉइंट जो है हम इस बुक पर बात करेंगे और एक एक चीज को यहाँ पर हम समझेंगे। लाइन यहाँ की एक एक इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले शासक जयद्रथ सिंह के बारे में। हालांकि हमने यहाँ पर सबसे पहले गोहिल को देखा, जिसमें हमने पढ़ा था दोस्तों कि गोहिल ने जो है सबसे पहले गोहिल वंश की स्थापना की, और मेवाड़ में जो है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ का जो भाग है वो मेवाड़ कहलाता था। और इसी के साथ में दोस्तों गोहिल ने जो है यहाँ पर मेवाड़ में शासन किया था, तो इस गोहिल के कारण ही जो है इसको गोहिल वंश कहा जाता है। दोस्तों, अबुल फजल ने जो है गोहिल को नौसेनाओं से संबंधित बताया था, और कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें वल्लभ के शासक के संबंधित मानते हैं। और साथ ही हमने पढ़ा था यहाँ पर नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा ने जो है इनको ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित किया है। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है वो 566 लगभग ईस्वी के लगभग जो है गोहिल ने यहाँ पर शासन स्थापित किया था, इसके बारे में बताते हैं। अगला शासक बनता है दोस्तों बप्पा रावल, और उसका जो शासन काल था वो था दोस्तों 734 से 753 ईस्वी। तो दोस्तों बप्पा रावल ने जो है चित्तौड़ के शासक मानमौरी को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, और बप्पा ने जो है राजधानी बनाई थी नागदा। कैलाशपुरी के अंदर एकलिंग जी का निर्माण करवाया था, और एकलिंग जी को जो है गोहिल वंश का कुलदेवता हम बोलते हैं। बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो था दोस्तों कालभोज, ठीक है। और सीवी वैद्य ने जो है इनकी तुलना चार्ल्स मॉर्टेल से की है। तो ये चीजें जो है हमने बप्पा रावल के बारे में देखी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी। और हम देखने वाले हैं अगला शासक जयद्रथ सिंह के बारे में। गोहिल वंश के ही एक वंश जयद्रथ सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो गोहिल वंश का ही एक शासक था, नेक्स्ट शासक, उसका नाम था जयद्रथ सिंह। उसने परमारों से जो है चित्तौड़ को छीन लिया था और उसे अपनी राजधानी बनाया। 1227 में भूताला का युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के हमीर ग्रंथ मद जो इसका जयसिंह सूरी का जो ग्रंथ है हमीर मदमदन, इसमें मिलता है। तो दोस्तों, जो जयद्रथ सिंह था उसने परमारों से चित्तौड़ को छीनकर जो है उसको अपनी राजधानी बनाया। और 1227 के अंदर दोस्तों होता है भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध है? भूताला का युद्ध है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं। तो भूताला का युद्ध किन के बारे में होता है, किन के बीच में होता है? तो जयद्रथ सिंह और गुलाम वंश के इल्तुतमिश के बीच में, ठीक है। 1227 ईस्वी के अंदर होता है भूताला का युद्ध, जिसके अंदर इल्तुतमिश की सेना पराजित हो जाती है
और इसकी दोस्तों जानकारी मिलती है वो मिलती है जय सिंह सूरी के जो ग्रंथ है हमीर मदमर्दन में। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इस ग्रंथ के अंदर जो है इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है और उसका जो मद है वहां पर मर्दन हो जाता है, यानी उसके घमंड को जो है यहाँ पर चकनाचूर कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जत्र सिंह के द्वारा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। ये बात किसने की है? ये बात की है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। क्या कहा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान शासक जत्र सिंह हुआ और इसकी जो प्रशंसा है वो विरोधियों ने भी की है। ठीक है, तो जत्र सिंह के बारे में विशेष इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, वो बनता है भूताला के युद्ध के बारे में। इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और इसने अपनी राजधानी जो है वो चित्तौड़ को बनाया था। अब दोस्तों बात करते हैं अगले शासक राणा काल की बात करें तो वो है 1302 से 1303। रावल रतन सिंह को 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी। ठीक है दोस्तों, पुराने समय में क्या था, प्राचीन काल में जो चित्तौड़ था ना, वो व्यापारिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि ये जो है मालवा प्रदेश के अंदर आता था, या यूं कह सकते हैं कि चित्तौड़ के पास में ही जो मालवा प्रदेश था, तो मालवा प्रदेश तो जो उस समय बहुत ही सुख संपन्न और समृद्ध एक प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, कृषि के माध्यम से। तो इसलिए जो है दोस्तों हर एक का या हर एक जो भी आक्रांत आता था उसका जो मुख्य केंद्र होता था या उसका जो आकर्षण का केंद्र था वो था दोस्तों मालवा क्षेत्र। तो वो सभी जो है मालवा क्षेत्र को जीतने का प्रयास करते थे, इसलिए जो है वो सबसे पहले चित्तौड़ पर आक्रमण करते और चित्तौड़ को जीतने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भी यहाँ पर जो है उसको सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता के कारण और अलाउद्दीन की जो ये साम्राज्यवादी नीति थी उसके कारण जो है रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के जो है आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। तो दोस्तों पद्मिनी की जो कहानी है वो कहाँ पर बताई जाती है या किसने बताई है? तो 1540 के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित एक ग्रंथ है पद्मावत, उसके अंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ के आक्रमण का जो कारण है वो रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को बताया जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं और अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उनके सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है गोरा और बादल जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, ये प्रश्न भी कई बार बना है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। और रानी पद्मिनी ने यहाँ पर 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों दो इतिहासकार कह सकते हैं हम, या फिर इनको जहाँ पर दो लेखक हम कह सकते हैं। एक तो है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी जिसने 1540 में पद्मावत लिखा। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर अमीर खुसरो जिसका दोस्तों ग्रंथ है खजाइन उल फुतूह। इसने जो है इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त करके चित्तौड़ का नाम जो है वो खिजराबाद कर दिया। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर जो है रतन सिंह और गोरा बादल को जब युद्ध होता है और वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद में जो है उस पर अधिकार कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी, और चित्तौड़ को जो अधिकार करने के बाद वो खिजर को सौंप देता है और खिजर को सौंपने के बाद उसका नाम जो है वो खिजराबाद कर देता है। रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर दूं मैं आपको, रावल रतन सिंह जो है वो मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। यहाँ पर दोस्तों जो है रावल शाखा खत्म हो जाती है और नई शाखा का उदय होता है, वो है दोस्तों राणा शाखा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, राणा हमीर सिसोदा ठिकाने के जागीरदार राणा हमीर अगले शासक हैं 1326 से 1364 ईस्वी। तो यहाँ पर जो है खिजर खां का या फिर कह सकते हैं हम कि जो मुगलों का जो यहाँ पर अधिकार रहा वो काफी सालों तक रखा, यानी कि 1303 से लगाकर 1326 ईस्वी तक जो है यहाँ पर मुगल आक्रांताओं का यहाँ पर अधिकार रहा। और उसके बाद में दोस्तों राणा हमीर ने जो है 1326 के अंदर इस पर अधिकार कर लिया। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार करके गोहिल वंश की पुनः स्थापना की। 1326 के अंदर जो है जागीरदार ठिकाने सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे राणा हमीर, उन्होंने जो है 1326 के अंदर चित्तौड़ पर अधिकार करके गोहिल वंश की पुनः स्थापना की।
सिसोदा के जागीरदार होने के कारण उन्हें सिसोदिया कहा गया। तो सिसोदा गांव था, उसके जागीरदार थे, इसके कारण इनको जो है सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे और इसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है तो हमीर के दादा हुआ करते थे, यानी कि रतन सिंह के भाई थे लक्ष्मण सिंह जी, वो यहाँ पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और इनके जो पुत्र होते हैं ना लक्ष्मण सिंह जी के, वो सिसोदा गांव में चले जाते हैं और नया अपना ठिकाना स्थापित करते हैं। तो ये काफी साल तक वहां रहते हैं और बाद में जो है यहाँ पर राणा हमीर जो है वो 1326 के अंदर आक्रमण करता है और चित्तौड़ को अपने अधिकार में वापस ले लेता है और इसके बाद में जो है यहाँ पर मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाने लगे थे। मेवाड़ को तो दोस्तों हमीर को जो है मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा भी दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमीर को जो है वो मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। हमीर को विषम घाटी पंचानन यानी कि विकट आक्रमणों के समय सिंह के सदस्यों की संज्ञा भी दी जाती है। राणा कुंभा की कीर्ति प्रशस्ति में दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमीर को जो है मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा और विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। विषम घाटी पंचानन की जो संज्ञा है दोस्तों वो राणा कुंभा के कीर्ति प्रशस्ति में दी गई है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था। हमीर ने जो सिंगोली बांसवाड़ा का युद्ध हुआ था उसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित भी किया था। तो ये भी याद रखें, सिंगोली का युद्ध ये हुआ था दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था राणा हमीर ने। राणा हमीर की यहाँ पर दो बड़ी उपाधियां हैं, मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन। मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जो है वापस एक नए गोहिल वंश की यहाँ पर स्थापना की थी, या फिर यूं कह सकते हैं कि गोहिल वंश की इन्होंने पुनः स्थापना की थी। ठीक है, और विकट परिस्थितियों में जो है सिंह के सदृश होने के कारण इनको विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। तो ये दो बड़ी उपाधियां थी राणा हमीर की। दोस्तों अगले शासक की बात करें तो वो आते हैं राणा लाखा। बड़े ही इंपॉर्टेंट शासक हैं। राणा लाखा का जो कार्यकाल है दोस्तों वो रहा था 1382 से 1421 ईस्वी। 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। अब दोस्तों क्या होता है कि मारवाड़ का शासक होता है रावचूड़ा। मारवाड़ का शासक होता है रावचूड़ा। वो क्या करता है कि अपनी पुत्री हंसाबाई, चुंडा का जो पुत्र है उसका नाम है रणमल और बेटी का नाम है हंसाबाई। तो रणमल की बहन होती है हंसाबाई। वो क्या करता है कि हंसाबाई के लिए रिश्ता लेकर आता है मेवाड़ के चुंडा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों चुंडा वहां मौजूद होता नहीं है, या कह सकते हैं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जो विवाह है वो लाखा के साथ संपन्न हो जाता है। इस विवाह के साथ शर्त यह थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र होगा। इस विवाह में दोस्तों शर्त यह रखी थी रणमल ने कि जो मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा वो हंसाबाई का पुत्र होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। जिससे क्या होता है दोस्तों, लाखा का जो बड़ा बेटा होता है राव चुंडा, उसको राणा चुंडा, जिसको जो है राज्याधिकार से वंचित होना पड़ता है। और चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि भीष्म पितामह ने भी जो है ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि उन्होंने उनका खुद का विवाह होना था और उनकी जगह पर जो है उन्होंने उनके पिता का विवाह हो गया था। इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान में भी कुछ ऐसी घटना ये घटी थी जहाँ चुंडा का विवाह होना था और उनके पिता लाखा का विवाह हो गया था उसी लड़की से। इसके कारण जो है उनको राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो राणा चुंडा को जो है महाराणा चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं। राणा लाखा के समय जावर माइंस में सोना चांदी और सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी और इस समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। तो राणा लाखा के समय, ठीक है, आप कह सकते हैं कि राणा लाखा के समय लाखों रुपए की जो है यहाँ पर सोने चांदी और जेवरात निकलने लगे। सोने चांदी और शीशा जैसा यहाँ से निकलने लगा जावर माइंस से। तो यहाँ पर जो है आर्थिक समृद्धि बढ़ी और यहाँ पर जो है इस समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला दोस्त शासक पढ़ते हैं दोस्तों, वो है महाराणा मोकल। महाराणा मोकल 1421 से 1433 ईस्वी। महाराणा मोकल लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। जो मोकल था वो महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना तो वह अल्पायु होने के कारण चुंडा के संरक्षक के रूप में कार्य किया। दोस्तों क्या होता है कि महाराणा मोकल जो है वो छोटा होता है उस समय,
और 1421 ईस्वी के अंदर, और वो जो है यहाँ पर मेवाड़ का शासक बन जाता है। तो उस समय दोस्तों क्या होता है कि राणा चुंडा जो होते हैं वो उसके संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। पर जब चुंडा को लगा कि मौकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती हैं, चुंडा को लगता है कि जो हंसाबाई हैं मौकल की माता, वो जो है उन पर संदेह करती हैं, तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू गांव चले जाते हैं और 1433 में मौकल के झीलवाड़ा में चाचा और मेरा ने मेहपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। तो दोस्तों क्या होता है कि जो चुंडा होता है, राणा चुंडा, वो मौकल के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और बाद में उनको लगता है कि जो हंसाबाई है वो उन पर शक करती है, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, मेवाड़ को छोड़कर मांडू गांव चले जाते हैं। और इसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि 1433 के अंदर मौकल के जो है झीलवाड़ा गांव के अंदर चाचा और मेरा ने जो है मेपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या करते हैं? तो मौकल की यहाँ पर हत्या हो जाती है। कौन करते हैं? तो चाचा और मेरा। किसके साथ? तो मेहपा पवार के साथ मिलकर जो है इनकी हत्या कर देते हैं। अब दोस्तों अगला शासक बनता है, वो बनता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा अगले शासक बनते हैं। और इनका दोस्तों ये वीडियो जो है काफी लंबी हो जाएगी, लगभग 20 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि इस लंबी वीडियो जो है बने आपके लिए और आप काफी इससे परेशान हो। तो दोस्तों अगली वीडियो आपके लिए और बन जाएगी, जिसमें हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट शासक के बारे में, जो रहेंगे दोस्तों कुंभा, राणा सांगा, उसके बाद में राणा उदय सिंह, राणा प्रताप और नेक्स्ट जितने भी शासक आएंगे वो हम जो है अगली वीडियो के अंदर देखते जाएंगे और एक एक चीज को हम समझते जाएंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसी तरह से राजस्थान अध्ययन को पढ़ने के लिए चैनल पर जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर आपको संस्कृति पढ़ने को मिल रही है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको साइकोलॉजी पढ़ने को मिल रही है। रीड के लिए जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बातें हैं, वो हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं और समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सटीक और सही जानकारी मिल रही है और यहाँ पर हम जो है दोस्तों राजस्थान अध्ययन को विशेष तौर से अभी पढ़ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।